A very good morning to all of you. I welcome you all on the class of Managerial Economics. Today our topic is Theory of Production. Okay. Now, what is production? अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो मेन एम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ टू अर्न आउटपुट, टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स. ओके. और फिनिश गुड्स की हम प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं कि हमें जो है वो मटेरियल इनपुट्स भी चाहिए होते हैं. वी रिक्वायर मटेरियल इनपुट्स ऑल्सो एंड वी रिक्वायर नॉन मटेरियल इनपुट्स ऑल्सो. ओके. मटेरियल जो आपके इनपुट्स हैं, ओके, ये आपके आ जाते हैं इसमें गुड्स. ओके. एंड नॉन मटेरियल में आपके आ जाती हैं सर्विसेज. तो कंजम्पशन तभी पॉसिबल होती है कि अगर हम मटेरियल और नॉन मटेरियल गुड्स को जो है उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर साथ में चलते हैं. Okay, so what we can say, the activity which makes available the goods and services is called as production. ये प्रोडक्शन जो है उससे हम अपने इनपुट्स को जो है वो आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं. इनपुट्स यहाँ पर हो गए हमारे रॉ मटेरियल. ओके. हमारे रॉ मटेरियल, लेबर. ओके. ये आपके इनपुट्स हैं, इनको आप यूज करते हो तो ताकि आप जो है कंजम्पशन के लिए जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस कर सको. ओके. सो और जो इकोनॉमिक यूनिट इन एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है प्रोडक्शन की, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर या फिर फर्म. प्रोड्यूसर और फर्म वो होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं. ओके. सो व्हाट वी कैन से that the theory of production consists of how the product is produced. क्या टेक्नोलॉजी आप उसमें यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए ताकि आप एक आउटपुट जो है एक एफिशिएंट मैनर में प्रोड्यूस कर सकें. ओके. सो हर प्रोड्यूसर का जो प्रोड्यूसर है, हर प्रोड्यूसर का एम होता है टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट्स. मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाने के लिए वो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करते हैं ताकि वो एक अच्छा आउटपुट, अच्छा फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर कर सके. ओके. सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है. वो है प्रोडक्शन फंक्शन और सेकेंड है आपका लॉ ऑफ प्रोडक्शन. थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम इन दो चीज़ों की बात करेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन. सो पहला हम कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन. सो नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फंक्शनल रिलेशनशिप between quantity of goods produced and your factors of production. Okay. So functional relationship here means कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन के फिजिकल प्रोडक्शन आउटपुट कितना होगा और मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट आपको कितने चाहिए प्रोडक्शन के लिए. ओके. दैट इज योर प्रोडक्शन फंक्शन. सो वी कैन से दैट प्रोडक्शन फंक्शन इज अ शेड्यूल शोइंग द अमाउंट ऑफ आउटपुट. कितना आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो विद द गिवन इनपुट्स और द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट्स, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन. तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो वो क्या बन जाएगा कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू इस फंक्शन ऑफ एल के एंड एस. नाउ व्हाट इज एल के एस? एल हियर stands for your labor, K stands for
capital, and S stands for lab. Okay, so we can say that production function, okay, is a function of, F stands for function, labor, capital and land. Okay, now next is, इसी में हम कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी को आप चेंज नहीं कर सकते. ओके, क्वांटिटी को हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड में, तो इनका जो है इनपुट्स जो है वो फिक्स्ड रहते हैं. और वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो, डिपेंडिंगली आपका आउटपुट भी चेंज हो जाता है. ओके, सपोज आई टेक एन एग्जांपल कि एक फर्म है वो 1000 बुक्स डेली प्रिंट करती है. आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. एक फर्म है वो 1000 बुक्स प्रिंट करती है डेली. ओके, अगर आप 2000 बुक्स प्रिंट करना चाहते हो, यू वांट टू प्रोड्यूस 2000 बुक्स, ओके, आपकी क्वांटिटी बढ़ गई है. ओके, तो आप क्या करोगे, आपको मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होंगे. तो इस केस में आप जो है कुछ फैक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते. जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस, आपको प्रिंटिंग प्रेस चाहिए प्रिंटिंग के लिए, इमीडिएटली आप इन फैक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते. प्रिंटिंग प्रेस, ओके, या आपको कोई बिल्डिंग चाहिए या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स विच यू कांट इंक्रीज. तो आपने जब बुक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको उन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा जिनकी सप्लाई आप इजीली बढ़ा सकते हो. तो यहाँ पे आपकी सप्लाई किस चीज़ों की बढ़ेगी, रॉ मटेरियल एंड लेबर. ये रॉ मटेरियल और लेबर ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप इमीडिएटली इंक्रीज कर सकते हो. तो इन फैक्टर्स को हम बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, और ये फैक्टर्स जो हैं प्रिंटिंग प्रेस और बिल्डिंग, इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स. ओके, सो in the above example we can say that you can increase the production of your books by changing only variable factors, and fixed factors will remain fixed. Okay, so this is the difference between fixed factors and variable factors. Next है आपका time period. टाइम पीरियड. ओके, टाइम पीरियड मीन्स के एक फैक्टर की फिक्सिटी और वेरिएबिलिटी टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करती है कि फैक्टर फिक्स्ड है या वेरिएबल है, वो टाइम पर डिपेंड करता है. और टाइम हमारे पास जो है वो उसको हम दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड. ओके, नाउ व्हाट इज शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आप क्वांटिटी ऑफ कुछ फैक्टर्स को जो है इंक्रीज कर सकते हो और कुछ फैक्टर्स को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते. ओके, शॉर्ट पीरियड में ये है कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है कि हम क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स को चेंज कर सकें. तो कुछ फैक्टर्स जो हमारे हाथ में होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, बाकी फैक्टर्स को हम छोड़ देते हैं. लॉन्ग पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके पास कि आप अपनी सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंगली जो है, मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जो है वो एडजस्ट कर सकें. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू योर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन. नाउ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कैन बी स्टडीड इन टू पार्ट्स. These are basically your laws of return, returns to factor, law of variable proportion and रिटर्न्स टू स्केल. ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ रिटर्न्स के अंदर.
कि रिटर्न्स टू फैक्टर क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है और रिटर्न्स टू स्केल क्या है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम बात करेंगे रिटर्न्स टू फैक्टर। Okay, now what is returns to factor? अब returns to factor का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी करने में जो है वो हेल्प करेगा। ओके, तो ये जो है आगे 3 तरह का होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, टू फैक्टर, second is constant returns to factor, and third is decreasing or we can say diminishing returns to factor। 3 तरह का होता है returns to factor, increasing returns to factor, constant returns to factor and decreasing returns to factor। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट क्या है, इनको हम स्टडी क्यों करते हैं, अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पहला मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर वो रिटर्न्स टू फैक्टर है जो आपका इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एंटोनियो सेरा ने दिया था। ओके, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय फेमस फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एंटोनियो सेरा। ओके, इसका मतलब क्या है, ये लॉ क्या बताता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर कौन सा है हमारे पास, लेबर, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर लेबर को इंक्रीज करते हैं इन अ गिवन प्रोपोर्शन, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेज इन मोर प्रोपोर्शन। आई एम सेइंग इट अगेन, मैं दोबारा बता रही हूँ कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में क्या होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब है कि हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। ओके, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि जैसे हम अपने वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है कि हम अपने वेरिएबल फैक्टर में यहाँ पे लेकर चल रही हूँ लेबर, कि जैसे हम अपने वेरिएबल फैक्टर लेबर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो है टोटल प्रोडक्शन जो है इसकी वजह से, सपोज करो हम 20 यूनिट्स बनाते हैं, हमारी टोटल प्रोडक्शन है 20 यूनिट, तो वो बढ़ जाती है 21, 22, 23। ओके, तो जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है इट इंक्रीजेस इन मोर प्रोपोर्शन। वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से हमारी टोटल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज करती है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ये लॉ कुछ एजम्पशंस पर चलता है। एजम्पशंस क्या है कि पहली एजम्पशन है कुछ एजम्पशंस है इस लॉ की। फर्स्ट इसकी ये लॉ शॉर्ट पीरियड में अप्लाई होता है, मैंने बता दिया। ओके, शॉर्ट पीरियड वो पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते। सेकेंडली, इसमें वन फैक्टर जो है वो वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, लेबर के, और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं। वन फैक्टर इज वेरिएबल और अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ओके, थर्ड, एडिक्वेट यूनिट्स जो है आपके पास अवेलेबल है, कि वेरिएबल फैक्टर के जो है एडिक्वेट यूनिट्स जो है वो आपके पास अवेलेबल है। और वेरिएबल फैक्टर के जो यूनिट्स हैं हम मानकर चल रहे हैं कि वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, विच आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड कलर, होमोजीनियस है। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो है, ये भी एक एग्जम्पशन है कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। दीज आर द एजम्पशंस जो हम लेकर चलते हैं। ओके, दीज आर योर 5 एजम्पशंस कि शॉर्ट पीरियड में अप्लाई होता है। कुछ फैक्टर्स, वन फैक्टर इज फिक्स्ड, अदर आर वेरिएबल। ठीक है, एडिक्वेट यूनिट्स अवेलेबल है आपके पास, होमोजीनियस हैं सारे यूनिट्स, और टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इस लॉ को। दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन इन 2 पार्ट्स।
ठीक है, टेबल और डायग्राम के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। देखिए, आई एम टेकिंग फिगर्स हाइपोथेटिकल, सपोज लैंड, लेबर, ओके, टीपी एंड एमपी। TP stands for your total production and MP stands for your marginal production. Okay, land fixed factor है, suppose I have taken the values. Okay, labor हमारा variable factor है 1, 2, 3, 4, 5. Okay, total production, these are the hypothetical values. Suppose I am taking, suppose आपको marginal production given है 5, 6, 7, 8, 9. एक given है तो दूसरा निकल आएगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन। तो इसमें ये प्लस कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन निकल आएगी, ठीक है। पहला है 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 + 9 35। ओके, दिस इज द टेबल विच वी आर हैविंग। ओके, नाउ वी वुड बी प्लॉटिंग द डायग्राम। इससे हम अब डायग्राम बनाएंगे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है। I'm drawing the diagram here. X-axis, Y-axis. Okay. Now, here I am taking marginal production, and here I am taking labor. X-axis पे और Y-axis पे marginal production. Labor कितना है? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन कितनी गिवन है हमें? सपोज 5, 6, 7, 8, 9। ओके, इफ यू लुक एट द टेबल, इफ योर लेबर इज 1, अगर लेबर की क्वांटिटी 1 है तो मार्जिनल प्रोडक्शन 5 है। ओके, लेबर 1 है तो मार्जिनल प्रोडक्शन 5 है। ओके, लेबर बढ़कर 2 होगी तो 6 होगी। लाइक दिस, like this we will be drawing the diagram. Okay, तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, ये वाले, this will come, okay, it will be a straight line. I have drawn a rough diagram. Okay, so this is your IR. I have given it a label increasing returns. तो ये पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिवली स्लोपिंग रिटर्न्स का है। पॉजिटिवली स्लोपिंग का मतलब क्या है? पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व है कि जैसे जैसे लेबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है। सो दिस इज योर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। ओके, अब इसी में हम आगे कर रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, हमारी कॉस्ट डिक्रीज कर रही है। तो रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात कर ली, अब हम डिक्रीजिंग कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए कैसे, ओके, कॉस्ट जो है वो हमारी डिक्रीजिंग है। अगेन आई एम टेकिंग द लैंड, ओके, लेबर, टोटल प्रोडक्शन, ओके, टोटल कॉस्ट, एंड हियर आई एम टेकिंग वन मोर वेरिएबल AC. EC stands for total cost and AC stands for average cost. Okay, land हमारा फिक्स्ड है 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, labor is 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, total production जैसे हमने निकाली थी कितनी थी? 5, 11, 18, 26 और 35। ये हमने निकाली थी, ले ली थी, ठीक है। टोटल कॉस्ट एज्यूम कर लो आपको गिवन है। Suppose total cost is given to 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, total cost आपको given है। Now, what is average cost? Average cost का फॉर्मूला होता है total cost divided by total production। हम इसमें average cost लेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, total cost divided by total production. So 10 divided by 5, 2, 20 divided by 11, 1.8, 1.6. Okay, like this you can calculate 1.5 and 1.4. So this is the table which we are having for diminishing cost.
ओके। अब डिमिनिशिंग कॉस्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही हम लेबर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारी टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ जाती है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट, हमारी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट कौन सी होती है, पर यूनिट कॉस्ट, कि टोटल कॉस्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज निकल आएगी, तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इट्स नेचुरल कि आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है या जो कॉस्ट है वो डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए हम उसको डिमिनिशिंग कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, किस तरीके से, अब हम इसका भी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के 1 2 3 4 5। Here I have taken labor, okay, and here I have taken average cost. Average cost हमें कितनी given है? Suppose I am taking your average cost 1 2, okay, उसके बाद ऊपर 1.4 1.5, okay, then you can take 1.3 1.4 1.5 like this, okay, 1.6 यहाँ पर 2 आ जाएगी, यहाँ पे 2.4, like this you can take the values, okay, and when you will be plotting these values कि अगर आपके पास लेबर जो है 1 है तो आपकी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कितनी है 2, like this। ये इस तरीके से डायग्राम जो है आपका बन जाएगा, something like this, okay, you will be joining these points and this is your CC curve. I have given it a label, okay, this is your CC curve, okay, look at here 1 2, this is the values and this is your labor, okay, if your labor is 1, अगर लेबर की क्वांटिटी 1 है तो एवरेज कॉस्ट 2 है, अगर लेबर की क्वांटिटी बढ़ के 2 हो गई है तो एवरेज कॉस्ट उससे नीचे आ गई है, लाइक दिस वी हैव प्लॉटेड। ये जो डायग्राम बना है इसको हम सीसी कर्व बोलते हैं, कि दिस इज योर नेगेटिवली स्लोपिंग कॉस्ट कर्व, ओके, दिस इज योर नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। तो ये है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के रीजंस क्या क्या हैं, तो कौन कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर अप्लाई होता है, कॉजेज क्या है, अब हम कॉजेज की बात करेंगे। ओके, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कॉजेज क्या हैं, ओके, फर्स्ट है आपका इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो इंडिविजिबल होते हैं। इंडिविजिबल मीन्स कि आप जो है उन गुड्स को एक लिमिट तक ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टिचिंग मशीन है, एक स्मॉल स्टिचिंग मशीन है आपके पास, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ये जो स्टिचिंग मशीन आपके पास है, ओके, तो इट कैन स्टिच 10 डजन्स ऑफ एक्सरसाइज बुक्स, 10 डजन बुक्स पर आवर आप जो है बना सकते हो इससे, ओके। अब क्या होगा कि अगर आपको 10 डजन एक्सरसाइज बुक्स के अलावा जो है ज़्यादा बनानी है, ओके, आपने 1 एक्सरसाइज बुक बनाई या 1 डजन एक्सरसाइज बुक बनाई या 10 डजन एक्सरसाइज बुक्स बनाई, आपको ये मशीन चाहिए। इससे छोटी मशीन, नो स्मॉलर मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप इस मशीन को हायर कर सकते हो और हायर करते हो घंटों के हिसाब से, एंड यू पे ₹2 पर आवर, आपने ये मशीन हायर की हुई है और पर आवर आप ₹2 पर आवर जो है वो पे कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। तो द कॉस्ट ऑफ योर स्टिचिंग इज ₹2 पर डजन, ओके। अब अगर आपको 5 डजन बनानी है आगे बुक्स, तो आपकी कॉस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी।
40 पैसा हो जाएगी, या सपोज 50 पैसा हो जाएगी, 60 पैसा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम होती जाती है। अगर आप 10 डजन बुक्स बना रहे हो तो आपको 2 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। अगर आप गुड्स की क्वांटिटी बढ़ा देते हो 20-30 तो आपको 50 पैसा, 40 पैसा, 30 पैसा, अब जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो नेचुरल है कि आपकी जो प्रोडक्शन बढ़ती जाती है या स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जाता है तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज करती जाती है। तो इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स की वजह से जो है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स का लॉ जो है वो अप्लाई होता है। सेकेंड है आपका, सेकेंड मेन रीजन है इसका इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ओके, सेकेंड रीजन जो है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर अप्लाई क्यों होता है, उसका रीजन है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। कि हम जब वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, जैसे हम लेबर यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब हम वेरिएबल फैक्टर लेबर को बढ़ाते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा कि आप काम को जो है डिफरेंट पार्ट्स में, सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और डिवाइड करने के बाद जो बंदा उस काम को करने के लिए कैपेबल है उसी पर्सन को आप वो काम असाइन करते हो और बार बार वो पर्सन उस काम को रिपीटेडली करता है तो वो एक्सपर्ट बन जाता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ओके, और वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है उस काम में। ओके, दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो जब डिवीजन ऑफ लेबर होती है उससे ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ओके, और एफिशिएंसी के बढ़ने की वजह से जो है प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से आपके प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और आपकी कॉस्ट जो है वो डिक्रीज कर जाती है। ओके, सो इसकी वजह से जो है, सेविंग्स की वजह से जो है, एफिशिएंसी की वजह से जो है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जो है वो लॉ जो है वो अप्लाई होता है। तो ये था आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब नेक्स्ट क्लास में, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट टाइप कांस्टेंट रिटर्न्स और डिक्रीजिंग रिटर्न्स और आगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।